आपने एफआईआर में अपना कन्फेशन दिया है, तो क्या वो कन्फेशन आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है? आइए आज इस लॉ को समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल जजमेंट सीरीज। ये सीरीज है इन कोलैबोरेशन विद द वर्डिक्ट टुडे के साथ। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो केस है नारायण यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का। इसका हमको मेंशन अगेन मार्च इशू में देखने के लिए मिलता है। बहुत ही अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखने मिलता है कन्फेशनल नेचर ऑफ एफआईआर के बारे में और फैक्ट्स रिकवरी के बारे में और जो है मर्डर और उसके एक्सेप्शंस के बारे में देखने के लिए ये जजमेंट मिलता है। अगर आप इस जजमेंट के फैक्ट्स देखें तो ऐसा लगता है स्ट्रेट आउट ऑफ बॉलीवुड एक स्टोरी हमें देखने के लिए मिल रही है, बट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज जो कन्फेशन से रिलेटेड हैं, जो एविडेंस एक्ट का एक बहुत बड़ा और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो डिस्कस्ड है। आइए इसको समझते हैं। तो इसके फैक्ट्स क्या है कि अक्यूज्ड खुद जाता है पुलिस स्टेशन पे और अपनी एफआईआर लिखवाता है। खुद कहता है कि मैंने विक्टिम के साथ काम करना स्टार्ट किया था और विक्टिम और मैं रोज शाम में अल्कोहल ड्रिंक करते थे। एक दिन जब मैं उनके घर पे अल्कोहल ड्रिंक कर रहा था तो मैंने उसको अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई मोबाइल पे, एंड फोटो देखने के बाद उसने कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड को मेरी प्लेस पे लाना और उसको एक रात के लिए छोड़ देना। इसको देख के हमारे बीच झगड़ा स्टार्ट हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने नाइफ को उठाया जो कि उसके घर में सब्जी वगैरह काटने के लिए रखा हुआ चाकू था, और उसको उठा के मैंने उसके नेक पर, उसके स्टमक में गुस्से में बहुत सारे ब्लोज दे दिए और वुडन लॉग उठा के भी उसके पैर, उसकी बॉडी, उसके लेग्स, उसके सर पे मैंने मार दिया। उसके बाद मैंने उसकी डेड बॉडी को ड्रैग किया और पास में पड़े बेड साइड क्लॉथ से मैंने उसको ढक दिया। फिर मैंने अलमीरा से देखा, अलमीरा में 7,000 रुपए रखे हुए थे उसके पर्स में, वो निकाल लिए। बोलेरो गाड़ी की चाबी उठा ली और मैंने घर को बाहर से बंद किया। मैंने बोलेरो लिया और मैं बाहर निकल गया। रास्ते में जब मैं बोलेरो गाड़ी में था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब जब मेरे को कॉन्शियसनेस आई तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया जहां पे मेरे मदर और मेरे साथ वाले लोग प्रेजेंट थे। फिर मैं डिस्चार्ज हुआ और डिस्चार्ज होते ही मैंने क्या किया, मैंने इन्फॉर्म किया इस पूरे इंसिडेंट के बारे में और आज मैं आया हूँ पुलिस के पास ये एफआईआर लिखवाने के लिए। मैं खुद पुलिस के साथ गया विक्टिम के हाउस पे और मैंने बताया कि वहां पे डेड बॉडी रखी हुई है और मेरी जो गाड़ी थी बोलेरो जो मैंने उठाई थी वो प्लेस ऑफ एक्सीडेंट पे है और मैं ये एफआईआर फाइल कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन करिए। अब जब ये पूरी एफआईआर पुलिस के पास आके अक्यूज ने लिखा दी तो क्या हुआ कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। फिर उन्होंने अक्यूज्ड को अरेस्ट किया, उसको डिसीज के घर लेके गए। डिसीज के घर में क्या हुआ कि बॉडी मिली जो कि पूरे पूल ऑफ ब्लड में थी। पंचनामा विटनेस आए, पंचनामा सीन का बनाया गया पूरा। उसके बाद जो नाइफ था वो अपेलेंट ने जहां बताया था कि भाई मैंने यहाँ पे फेंका है, वहां से रिकवर किया गया। क्लोथ्स और अदर आर्टिकल्स भी वहां से उठाए गए पंचनामा के विटनेसेस के सामने और उन सबको क्या किया गया, उसको एफएसएल भेजा गया उनके जांच परीक्षण के लिए। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने ये पाया कि इट इज फ्रॉम द शॉक फ्रॉम एक्सेसिव ब्लीडिंग जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब इसके बाद क्या हुआ कि सेशंस जज के पास मामला आया, उन्होंने ये ऑफेंस में चार्ज बनाया। अक्यूज ने चार्ज को नॉट गिल्टी प्लीड किया। तो जब चार्ज बना के प्ली ऑफ अक्यूज से पूछते हैं कि क्या आप अपना जुर्म स्वीकार करते हैं, उसने कहा नहीं करता हूं और ट्रायल चाहता हूं, तो उसका ट्रायल बढ़ा। अब ट्रायल में किस किस प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन किया गया, तो पंच विटनेसेस को एग्जामिन किया गया, सन ऑफ डिसीज्ड को एग्जामिन किया गया, पुलिस विटनेसेस को एग्जामिन किया गया, मेडिकल ऑफिसर को एग्जामिन किया गया और आईओ को एग्जामिन किया गया। उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन विटनेस की स्टेज आ गई, उसके बाद जब अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन हुआ अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी, तब उसने ये बोला कि भाई आई एम इनोसेंट और मुझे फॉल्सली इंप्लीकेट किया गया है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, पूरी चीज को देखा और उसके बाद उसको मर्डर में कन्विक्ट करते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अपीलेंट ने अग्रीव्ड होकर हाईकोर्ट के सामने इसकी अपील लगाई। हाईकोर्ट ने पार्टली इस अपील को अलाउ किया और 302 के कन्विक्शन को उन्होंने 304 पार्ट 1 आईपीसी में कन्विक्शन कर दिया, क्योंकि उन्होंने अक्यूज्ड को एक्सेप्शन 4 ऑफ सेक्शन 300 का बेनिफिट दे दिया। अब सारी बातें आई जब उन्होंने अक्यूज ने फिर से अपील लगा दी सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले स्टार्ट करी बात कि भाई क्या कन्फेशनल एफआईआर जो है वो एडमिसिबल है इन एविडेंस और इट इज नॉट एडमिसिबल। तो यूजुअली जो स्टेटमेंट एफआईआर में यूज होता है, अगर कोई नॉर्मल एफआईआर होती है तो उसका यूज आप कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कर सकते हो उसके मेकर को, या उसकी एविडेंस को कोरोबरेट करने के लिए कर सकते हो, और इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन या कोरोबरेशन के लिए एफआईआर का यूज किया जा सकता है। हाउएवर अगर ये कन्फेशनल है तो क्या तभी भी ही किया जा सकेगा? तो इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशंस की बात करी। एडमिशंस के बारे में बात करते हुए ये किया कि भाई एडमिशन वो फैक्ट्स के बारे में, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, वो एक्सेप्टेंस है द्वारा मेकर अगेंस्ट दोज फैक्ट्स। अब इसके आगे जब कन्फेशन के बारे में बात करी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा कि भाई बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट आप कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को किसी भी सर्कमस्टेंस में कर रहे हो तो दैट इज नॉट एडमिसिबल इन द एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अब यहाँ पे वो कन्फेशंस उसमें इंक्लूड होंगे कि जब वो पुलिस कस्टडी में नहीं भी था तो भी अगर ये कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को किया गया है तो वो
प्रॉपर उसको आप एविडेंस में नहीं दे सकते। इसके अलावा इवन इफ ये कन्फेशन बिफोर द इन्वेस्टिगेशन दिया गया है तो भी उसका यूज नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर इसमें कई लीडिंग केस लॉज को डिस्कस करते हुए कहा है कि अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस उस पर्सन को कवर करेगा जिसको किसी ट्रायल में अक्यूज किया गया है, इवन व्हेन जब उसने वो कन्फेशन दिया था तब उसको अक्यूज नहीं किया गया था। तो मान लो कन्फेशन पहले दिया है और फिर उसको ट्रायल में अक्यूज किया है, तो भी वो कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को दिया गया है तो वो इंक्लूड नहीं होगा आपके एविडेंस में, उसको आप टेंडर नहीं कर सकते। फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 26 जो है इसके पार्शियल बैन को हटाता है। क्या कहता है कि अगर आप पुलिस कस्टडी में हो और अगर आप पुलिस कस्टडी में रहते हुए मजिस्ट्रेट के पास वॉलंटरीली अपना कन्फेशन करते हो तो दैट कन्फेशन इज एडमिसिबल और उसके बेसिस पे आप पर कर सकते हो। फर्दर बात करते हैं कि 27 जो है वो प्रोवाइजो के फॉर्म में है और वो पार्शियली बैन को लिफ्ट करता है जो 24, 25, 26 डिपोज करते हैं। तो कहता है कि अगर उतना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि एक कस्टडी में पुलिस ऑफिसर के रहते हुए दिया गया है जिससे फैक्ट्स प्रूव हो जाएं, फैक्ट्स डिस्कवर हो जाएं, बस उतना ही रेलेवेंट है, उसके आगे पीछे का रेलेवेंट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर इसमें कहा कि कन्फेशन जो है वो एक एडमिशन ऑफ एन ऑफेंस है बाय द पर्सन हु इज चार्ज विद एन ऑफेंस। तो एक पर्सन ये एडमिट कर रहा है कि हाँ मैंने क्राइम किया है जिसके ऊपर इस बात का चार्ज है कि आपने ये ऑफेंस किया है। अब ये सेल्फ एक्सकल्पेटरी मैटर को भी इसमें इन्वॉल्व करता है और अगर ये है तो वहां पे ये कन्फेशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फर्दर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कन्फेशन सिर्फ ये नहीं है कि मैंने मार दिया, कन्फेशन में एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस के साथ साथ कई और भी मैटर्स होंगे, मोटिव, प्रिपरेशन, आपका अपॉर्चुनिटी, प्रोवोकेशन, वेपन्स यूज, इंटेंशन, कंसीलमेंट ऑफ द वेपन, सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड। तो अगर कन्फेशन टेंटेड है मतलब कि वो पुलिस ऑफिसर को की गई है तो वो टेंट हर पार्ट के साथ अटैच होगा और ये परमिसिबल नहीं होगा कि भाई हम मोटिव वाला पार्ट अलग से पढ़ लें, चाहे अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट अलग से पढ़ लें, चाहे हम प्रिपरेशन वाला पार्ट अलग से पढ़ लें। नहीं, एक पार्ट टेंटेड है, कन्फेशन ही टेंटेड है, पुलिस ऑफिसर वाली यूज ही नहीं हो सकती थी, तो उसका कोई भी पार्ट इस सर्कमस्टेंस में यूज नहीं हो सकता है। तो अगर आपका जो यूजुअल है कि अगर कोई कन्फेशन कोई स्टेटमेंट एडमिशन है ऑफ एन ऑफेंस तो नॉट ओनली दैट एडमिशन बट उस एडमिशन का हर इंक्रिमिनेटिंग पार्ट जो है वो स्टेटमेंट है कन्फेशन का और वो कन्फेशन यूज नहीं हो सकता है एज एन एविडेंस इन एनी ऑफ द सर्कमस्टेंस। तो अब हमें जो लीगल पोजीशन मिलती है कन्फेशनल नेचर ऑफ एफआईआर की, उसमें क्या मिलता है कि जो स्टेटमेंट कंटेन्ड इन एफआईआर है वो एक अक्यूज ने किया है तो दूसरे अक्यूज के अगेंस्ट तो यूज हो ही नहीं सकता, को अक्यूज के अगेंस्ट कन्फेशनल नेचर ऑफ एफआईआर यूज नहीं हो सकता। बट इसके साथ साथ अगर अक्यूज जिसने वो स्टेटमेंट्स खुद दिए हैं और वो स्टेटमेंट्स उसके एडमिशन ऑफ गिल्ट के बारे में है तो उसको ना तो कोरोबरेशन ना तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो until and unless वो खुद को एज अ विटनेस इन ट्रायल ऑफर कर दे। तो अक्यूज जब इन राइटिंग अपनी एप्लीकेशन देता है कि भाई मैं ओथ पे अपना गवाही कराना चाहता हूं, ओनली देन यू कैन यूज द कन्फेशनल एफआईआर टू कॉन्ट्राडिक्ट और कोरोबरेट, अदरवाइज कन्फेशनल एफआईआर मेड टू द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। उसका बहुत ही लिमिटेड यूज हो सकता है इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्डक्ट ऑफ द अक्यूज। तो कॉन्डक्ट ऑफ द अक्यूज अंडर सेक्शन 8 वो रेलिवेंट हो सकता है ये समझने के लिए कि भाई उसने मारा, उसने छुपाया, वो भागा, वो गया, इन चीजों को समझने के लिए बड़ा लिमिटेड उसका यूज हो सकता है, उसके अलावा उसका यूज नहीं हो सकता। लेकिन इसके आगे भी सुप्रीम कोर्ट इसमें भी ये कहती है कि अगर हम उसका कंडक्ट जो अक्यूज का है भले वो सेक्शन 8 के अंदर रेलिवेंट भी हो जाता है तो भी इट कैन नॉट फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ द कन्विक्शन स्पेशली इन द ग्रेव चार्जेस लाइक मर्डर। तो जैसे कि हर पीस ऑफ एविडेंस होता है वहां पे आपको अक्यूज का कंडक्ट भी एक सर्कमस्टेंस की तरह कंसिडर करना है और उसका कोरोबरेशन होना जरूरी है। इफ इट इज नॉट देयर तो अक्यूज का कंडक्ट सोलली कन्विक्शन का आधार नहीं हो सकता अगर कोई कोगेंट और क्रेडिबल सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड में बी प्रूव्ड सेक्शन 27 के बारे में बात करता है जब कि भाई फैक्ट्स रिकवरी में आप क्या प्रूव कर सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 चीजें बोली कि ये 5 एसेंशियल कंडीशन सेक्शन 27 के बारे में होना जरूरी है। नंबर 1, द कॉन्सिक्वेंट to the information given by the accused there should be discovery of some fact। तो accused की information पे discovery होना जरूरी है। नंबर 2, वो fact की discovery ऐसी होनी चाहिए जो कि पुलिस की नॉलेज में नहीं थी और for the very first time उसकी नॉलेज जो है वो डिराइव हुई है from the information given by the accused। नंबर 3 कि discovery of fact जो हुआ है उस चीज का वो डायरेक्ट आउटकम है उस इंफॉर्मेशन का। नंबर 4
जो सच पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कनेक्टेड होना चाहिए विद द डिस्कवरी, तो वो ही एडमिसिबल है। डिस्कवरी के लिए दी गई इंफॉर्मेशन ही कनेक्टेड है और वही एडमिसिबल है, उसके आगे पीछे का पोर्शन एडमिसिबल नहीं है। और नंबर 5 कि जो डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट हुआ है वो रिलेट करना चाहिए कमीशन ऑफ द ऑफेंस के साथ। तो जब ये 5 चीजें प्रूव होती हैं तब सेक्शन 27 के अंदर की गई फैक्ट की डिस्कवरी इसमें प्रूव हो सकती है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात करी जो कि बात थी एक्सपर्ट विटनेस के बारे में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब ने आके पोस्टमार्टम के बारे में बताया और इन्होंने इंजरीज के बारे में बताई। इसके अलावा ज्यादा कुछ गवाही बची नहीं थी क्योंकि पंच विटनेसेस जो थे मोस्टली हॉस्टाइल हो चुके थे। तो हाईकोर्ट ने इसमें कहा कि बड़ा ही माइंडफुल होना चाहिए डॉक्टर के बारे में, क्योंकि डॉक्टर जो है वो विटनेस ऑफ फैक्ट नहीं है। दैट पर्सन इज एन एक्सपर्ट विटनेस जिसको प्रोसिक्यूशन प्रूफ करने के लिए बुला रहा है कंटेंट्स ऑफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में या मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में। तो एक्सपर्ट विटनेस को हम फैक्ट के लिए नहीं बुला रहे हैं, एक्सपर्ट विटनेस को हम इसलिए एग्जामिन कर रहे हैं क्योंकि वो सर्टेन नॉलेज में स्पेशलाइज करता है और उसकी एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है। और उसकी एक्सपर्टीज किस बारे में आएगी कि अगर वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है तो वो कंक्लूजन पे किस आधार पे और कैसे पहुंचा है, तो वो उसको क्या डेटा, क्या इंफॉर्मेशन सप्लाई की गई और उसके बेसिस पे उसने क्या कंक्लूजन बनाए। दैट इज द पर्पस ऑफ द एक्सपर्ट एविडेंस। ही इज नॉट द एक्सपर्ट एविडेंस, इज नॉट अ विटनेस टू द फैक्ट। वो ये बता सकता है कि जैसे डॉक्टर है तो ये बता सकता है कि विक्टिम की डेथ कैसे हुई। अगर उसने वो खुद घटना नहीं देखी है तो वो ये नहीं बता सकता कि भाई उसको किसने मारा। तो वहां पे ये फर्क आ जाता है। इसीलिए कहा गया कि अक्यूज्ड कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मर्डर सोनली ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, स्पेशली व्हेन जब पंचनामा विटनेसेस कोई भी इंस्पायर नहीं करते हैं कॉन्फिडेंस और वो कुछ भी नहीं बताते हैं दूसरे सर्कमस्टेंसेस के बारे में। पंच विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए थे और अगर प्रोसिक्यूशन को उनकी हॉस्टिलिटी को चैलेंज करना था तो बेस्ट पर्सन आईओ था, बट आईओ ने भी ढंग से उस कंटेंट्स को प्रूव नहीं किया है। ऐसे में सिर्फ जो है डॉक्टर की गवाही के आधार पे अक्यूज्ड का कन्विक्शन नहीं हो सकता। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स कि भाई कन्फेशनल एफआईआर को अक्यूज के अगेंस्ट नहीं पढ़ सकते, उसकी फैक्ट डिस्कवरी भी प्रॉपर नहीं है। तीसरा कि मेडिकल एविडेंस के आधार पे सिर्फ आप अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते मर्डर केस में, और फर्दर कोई कोरोबरेशन नहीं था। इन बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे अक्यूज का कन्विक्शन ठीक नहीं है एंड देयर आर एम्पल ग्राउंड्स ऑफ एक्विटिंग द अक्यूज बिकॉज देयर इज नॉन प्रूविंग ऑफ द केस बाय द प्रोसिक्यूशन। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा कि भाई हम यहाँ रुक सकते हैं पर हमारा रुकना भी यहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि एक चीज हमें बताना बहुत जरूरी है जो कि है कि हाई कोर्ट ने जो मर्डर का कन्विक्शन था उसको कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कर दिया है। उसको एक्सेप्शन 4 में रीड करते हुए ये चीज गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सेप्शन 4 जो है वो ये बताता है कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमिडिएशन in a certain fight, in heat of passion, upon a certain quarrel, and without the offender having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको ये एक्सेप्शन टू द मर्डर इन्वोक करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि डेथ जो है विदाउट प्रीमिडिएशन कॉज हुई है, इन सर्टन फाइट कॉज हुई है, ऑफेंडर के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो क्रूअली एक्ट करे या अनयूजुअल मैनर में एक्ट करे या अनड्यू एडवांटेज ले, और जो है फाइट मस्ट बी विद डिसीज्ड। ये 4 चीजें प्रूव करना जरूरी है अगर आप एक्सेप्शन 4 में फॉल होना चाह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सेप्शन 4 के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि ये प्रूव कर दिया जाए कि सडन क्वारल था एंड नो प्री मेडिटेशन था। यहाँ पे एसेंशियली ये प्रूव करना जरूरी है कि ऑफेंडर ने अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया या क्रूअली एक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे ये चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा कि अगर आप देखें, अगर इस फैक्ट्स में वाकई में किसी का एक्सेप्शन होना चाहिए था तो भाई जो अक्यूज्ड है उसने क्रूअली एक्ट किया है, अनड्यू एडवांटेज लिया है। जो विक्टिम था वो अनार्म्ड था और उसके ऊपर अगर माना जाए अक्यूज की स्टोरी तो उसने उसके ऊपर काफी ही बड़े चाकू से उस पर वार किया है। तो यहाँ पे क्रूअल एक्ट हुआ है, तो एक्सेप्शन 4 का तो उसको बेनिफिट नहीं मिल सकता था। एक्सेप्शन 1 के बारे में कोर्ट सोच सकती थी क्योंकि स्टेटमेंट था कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड को एक रात के लिए मेरे पास छोड़ दो, तो इससे आपका सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन हो सकता है। तो अगर इसमें एक्विटल नहीं कर रही होती कोर्ट तो एक्सेप्शन 4 की जगह एक्सेप्शन 1 के बारे में सुप्रीम कोर्ट सोचती या उस पर विचार किया जा सकता था अगर कंक्लूसिवली प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव कर देता तो।
अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फर्दर बात करी कि भाई 299 और 300 इसकी धाराओं को हम लगाएंगे कैसे, हाउ वी विल सी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और मर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोला हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि क्या अक्यूज ने एक पर्सन का डेथ कॉज करी है। अगर हमारे को कैजुअल कनेक्शन का प्रूफ मिल जाता है कि अक्यूज ने किसी पर्सन की डेथ कॉज करी है तो हम सेकेंड स्टेज पे जाएंगे। सेकेंड स्टेज क्या होगी कि हम उसको कंसिडर करेंगे वेदर इट इज कल्पेबल होमिसाइड और नॉट। अगर हम ये इसका आंसर पाते हैं कि हाँ इंटेंशनली किया हुआ वो एक्ट है जहां पे अक्यूज ने विक्टिम की डेथ करी है या विद नॉलेज करी है या ऐसी बॉडीली इंजरी देके करी है जिससे वो डेथ कॉज होती, तो जब हम इस सेकेंड स्टेज को पार कर लेंगे इन एफर्मेशन तब हम कंसिडर करेंगे क्या उस पर सेक्शन 300 लग रहा है या नहीं। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या अक्यूज्ड का केस 300 में दिए गए किसी भी 4 एक्सप्लेनेशंस में फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसका केस विद इन द एम्बिट ऑफ मर्डर फॉल हो रहा होगा विद इन एनी ऑफ द 4 सर्कमस्टांसेस तो ही विल बी लायबल फॉर मर्डर एंड नॉट कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। अब जब हमने ये स्टैब्लिश कर लिया कि उसका केस सेक्शन 300 में आ रहा है तब हम एक्सेप्शंस में मूव करेंगे और ये देखेंगे कि क्या उसका केस उन एक्सेप्शंस में फॉल हो रहा है, और अगर उसका केस एक्सेप्शंस में फॉल हो रहा होगा देन अगेन हम रिवर्ट कर जाएंगे सेक्शन 299 में। तो हम मतलब बेसिकली पनिशमेंट 304 आईपीसी में देंगे ना कि 302 में। तो अगर हम सीरीज देखें तो पहले हम देखेंगे क्या अक्यूज ने विक्टिम की डेथ करी, देन वी विल मूव कि क्या कैजुअल कनेक्शन है इस डेथ का और क्या ये 299 के सर्कमस्टेंस में फॉल कर रहा है। 299 का बैरियर आने के बाद हम देखेंगे क्या वो मर्डर के किसी भी सर्कमस्टेंस में आ रहा है, और जब मर्डर स्टैब्लिश हो जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या वो किसी एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड विद अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ सच केसेस। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई हमारे जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस हैं ना, कन्फेशनल एफआईआर नहीं प्रूव हो सकती, फिर कन्फेशनल एफआईआर की वजह से बाकी जो चीजें हुई वो प्रूव नहीं हो सकती, पंच विटनेसेस कुछ बोलते नहीं है, बच्चे कुछ एक डॉक्टर है उसके बेसिस पे हम एक्विटल हम उसके बेसिस पे कन्विक्शन कर नहीं सकते। तो ये सर्कमस्टेंस एकदम क्लियर केस है जहां पे अक्यूज्ड को हर चार्ज में एक्विट किया गया है और उसको सेट फोर्थ किया गया है। लेकिन जहां पे डिफरेंस है आपके जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन 4 होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, जो हाईकोर्ट ने 302 की सजा को 304 पार्ट 1 में कन्वर्ट किया है, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिस्कशन किया है और इस केस को रजिस्ट्री को इस डायरेक्शन के साथ दिया है कि हर हाईकोर्ट में इसको सर्कुलेट किया जाए। तो एक काफी अच्छा केस हमें देखने मिलता है ये इन टर्म्स ऑफ एफआईआर, कन्फेशनल एफआईआर, क्या कन्फेशन होगा, कितना फैक्ट्स रिकवर होगा, नहीं होगा। तो अगर इसको क्विकली समअप कर लें तो इसमें की टेकअवेज जो हमें देखने मिलते हैं वो क्या मिलते हैं कि कन्फेशनल एफआईआर अगर अक्यूज ने लॉन्च की है तो वो इनएडमिसिबल है उसके अगेंस्ट बिकॉज ऑफ सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ ऑल्सो बीएसए। अब अक्यूज की जो एफआईआर है वो ना तो करोबरेशन के लिए यूज हो सकती है ना वो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज हो सकती है अनटिल एंड अनलेस वो खुद को विटनेस की तरह ऑफर कर दे। नंबर 3, मेडिकल एविडेंस जो है वो सिर्फ एक एडवाइजरी करोबरेटिव एविडेंस है और वो इस्टेब्लिश नहीं करती है आइडेंटिटी ऑफ द ऑफेंडर, इसलिए उसके सोल बेसिस पर मर्डर जैसे ऑफेंसेस का कन्विक्शन नहीं हो सकता। सेक्शन 27 तब अप्लाई होगा जब प्रोसिक्यूशन स्ट्रिक्टली ये प्रूफ कर देगा कि जो डिस्क्लोजर ऑफ द स्टेटमेंट एंड कॉन्सिक्वेंट डिस्कवरी हुई है वो एक प्रीवियसली अननोन फैक्ट की हुई है और वो नोन फैक्ट नहीं था। फिर बात होती है कि भाई अगर अक्यूज का कोई कॉन्डक्ट है सेक्शन 8 के अंदर तो वो रेलेवेंट तो है बट वो कॉन्डक्ट सफिशिएंट अलोन नहीं है जो कि एक सिंगल बेसिस पे कन्विक्शन को जस्टिफाई कर दे इन एब्सेंस ऑफ एनी सपोर्टिंग एविडेंस। उसके बाद लास्टली जो हमें सीखने मिलता है वो ये मिलता है कि जो एक्सेप्शन 4 है सेक्शन 300 आईपीसी का वो ये बताता है कि मोर देन सडन क्वारल, वहां पे ये भी होना चाहिए कि अक्यूज ने क्रूअली एक्ट नहीं किया है, उसने अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया है अपार्ट फ्रॉम कि वो ऑफेंस जो है वो प्रीमीडिएटेड नहीं था। सो आई होप ये छोटे से पॉइंट्स क्लियर होंगे एंड मिलेंगे जल्दी नए केस लॉ के साथ। तब तक याद रखेंगे लॉ सीखना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है। सी यू।